students, I'm Meenakshi Bayani. Welcome to my channel. आज मैं क्लास 12th का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट जो कि चैप्टर 8 है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो कवर करवाऊंगी। आप भी सोच रहे होगे पहले इंडियन इकोनॉमी और बीच में मैम ने मैक्रो इकोनॉमी क्यों स्टार्ट करवा दी। ये डाउट की तरह आया था, तो मैंने सोचा पहले मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया है कि मैंने अपना चैनल लेट शुरू किया, इस वजह से मुझे लगा कि चलो ठीक है, फर्स्ट बुक मैक्सिमम बच्चों ने कवर कर ली होगी, तो मैंने इंडियन इकोनॉमी शुरू कर दिया था। But I will continue the Indian economy in the next video, which will be most probably tomorrow itself. ठीक है, आज मैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट आप लोगों को करवाती हूँ। इसमें होता क्या है, पहली बात कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन। शॉर्ट रन क्या चीज होती है आपको पता होगा। शॉर्ट रन वो टाइम होता है जो काफी कम समय होता है, तो इस समय आप टेक्नोलॉजी नहीं चेंज कर सकते हो। आउटपुट जो होता है वो डिटरमाइन कैसे करते हैं, जितना लेवल ऑफ आउटपुट है इकोनॉमी, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है, उसके बेसिस पे हम आउटपुट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपका गलती से यहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट लिख दिया, इट इज बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये आपके लिए एक तरह से समझो आप नोट्स हैं शॉर्ट में, आपको जब रिवीजन करना होगा तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो आउटपुट आप डिटरमाइन करते हो कितनी एम्प्लॉयमेंट है उसके बेसिस पे। जीडीपी को आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो। एक बार अगर आपने फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लिया इकोनॉमी में, तो जीडीपी जो है आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल आप उसमें और पैसा लगाओ। और पैसा शॉर्ट रन में नहीं लग सकता इकोनॉमी के अंदर में। दैट मीन्स न्यू मशीन्स इंस्टॉल करो या न्यू टेक्नोलॉजी लेकर के आओ, विच इज नॉट पॉसिबल इन द शॉर्ट रन। ठीक है, तभी हमने सबसे पहला पॉइंट ये लिया था कि टेक्नोलॉजी को हम कांस्टेंट रखते हैं। तो शॉर्ट रन का मतलब ये होता है कि इट्स अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जिसमें हम बहुत ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, टेक्नोलॉजी नहीं बदल सकते, कैपिटल और नहीं लगा सकते, नया प्लांट नहीं लगा सकते पूरा का पूरा एक। दैट इज नॉट पॉसिबल इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में अगर आपको जीडीपी राइज करना है, अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं अटेन करे हो, तो आप फुल इक्विलिब्रियम, अगर आपने फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो कि लेबर इंक्रीज कर सकते हो। लेबर इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली आपका जीडीपी इंक्रीज होगा। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट में पहुंचने के बाद उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल आप और पैसा लगाओ। तो शॉर्ट रन में दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज जीडीपी आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट हैज बीन अटेन्ड। अब इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या चीज होती है। इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब होता है कि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होती है इसमें। ठीक है, इक्विलिब्रियम जीडीपी वो लेवल ऑफ जीडीपी होता है जहां पे प्रोड्यूसर्स एग्जैक्टली उतना ही प्रोड्यूस करता है जितना बायर्स खरीदने को तैयार है। यानी कि वाई यानी कि इनकम जो है वो एग्रीगेट सप्लाई, जितना पैसा आप कमाते हो उतना को उतना सप्लाई में लगा देते हो। सप्लाई और डिमांड आपस में इक्वल है, यानी कि वाई इज इक्वल टू 80। जितना पैसा कमाते हो उतना को उतना खर्च करते हो। तो यहाँ पे कोई सेविंग्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। अगर मान लो कि एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, तो भी प्रोड्यूसर्स लॉस सफर करेंगे क्योंकि उनके पास अनसोल्ड स्टॉक बच जाएगा। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन, अगर एग्रीगेट सप्लाई कम है एग्रीगेट डिमांड से, इन दैट केस आल्सो प्रोड्यूसर्स विल सफर लॉस ड्यू टू अनफुलफिल्ड डिमांड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो डिमांड वो फुलफिल नहीं कर पाए, जिसको अगर वो और सप्लाई करते तो और पैसा कमा सकते थे। तो ये दो कंडीशन इसके साथ में हम अटैच कर सकते हैं। तो ये होता है मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट की इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या चीज होती है। फाइन, नाउ एक और इसका अप्रोच है जो कि है S इक्वल्स टू आई अप्रोच। अब ये होता क्या है, देखो आपको पता है कि Y क्या होता है, Y इज इक्वल टू 80। यानी कि आपको क्या पता है, सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट मैंने इनकम कितनी होती है, इनकम जो होती है वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर में होती है। हमने ये भी पढ़ा है इनकम कितनी होती है, जितनी मेरी कंजम्पशन है प्लस जितनी मेरी सेविंग्स है। C प्लस S मतलब कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो इन दोनों के हिसाब से आप ये भी कह सकते हो कि एग्रीगेट डिमांड C प्लस S के बराबर में है। C प्लस आई, हमको ये एक्चुअली पता है बेसिकली कि एग्रीगेट डिमांड कितनी होती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर की हमारी डिमांड होती है। तो अगर आप इन दो चीजों को इक्वेट, क्योंकि y इक्वल्स टू 80, तो C प्लस S C प्लस I के बराबर में होगा। C से C कैंसिल हो जाएगा एज यू कैन सी, तो S इक्वल्स टू I। तो इक्विलिब्रियम कब स्ट्राइक होगा, जब सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर में होंगे। तो S इक्वल्स टू I अप्रोच, जहाँ पे C कॉमन था इसलिए हमने S इक्वल्स टू I अप्रोच यहाँ पे यूज किया है। फाइन, अब आपको कुछ टर्म्स बताती हूँ। जैसे एक्स एंटी सेविंग्स क्या होती है, जैसे एक्स एंटी सेविंग्स होती है जो प्लान्ड सेविंग्स, जो हमने सोच रखी है, जो कि कंज्यूमर सोचते हैं कि हाँ हमको इतनी सेविंग्स तो करनी ही है। जो प्लान्ड सेविंग्स है या जो डिजायर्ड सेविंग्स है, जो हम चाहते हैं कि इतनी हो। ठीक है, और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट वो होता है जो हम डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट या प्लान इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ 1 ईयर के अंदर में। 1 ईयर का पीरियड हम इसमें मान के चलते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि हम इंटेंड करते हैं कि हम इकोनॉमी में 1 साल में इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। इट डज नॉट इंक्लूड अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट, और ना ही इसके अंदर में अनप्लान्ड सेविंग्स होती हैं। ठीक है, ये इसके अंदर में इंक्लूडेड नहीं होता है।
नेक्स्ट है एक्स पोस्ट सेविंग्स, ये तो हमने प्लान किया था बट एक्चुअल सेविंग्स कितनी हुई वो होती है एक्स पोस्ट सेविंग्स। सिमिलरली एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितने हुए ये होते हैं एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू सी दिस थिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम जीडीपी। इक्विलिब्रियम जीडीपी तब स्ट्राइक होती है जब एक्स एंटी सेविंग्स और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। दीज टर्म्स बहुत अच्छे से आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है और बेसिकली आपको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको पता है 11th 12th के लेवल पे जब हम आ जाते हैं तो कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा मायने रखता है, मार्क्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपको फ्यूचर में हेल्प करते हैं। फाइन, नाउ हाउ विल वी डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम इनकम, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? इसके दो अप्रोचेस होते हैं, एएस इक्वल्स टू एडी एंड एस इक्वल्स टू आई अप्रोच। दो अप्रोचेस हैं हमारे पास इसके, इस तक पहुंचने के लिए। हम पहले वीडियोस में मैंने आपको समझाया हुआ है, पहले भी कई बार बताया, एग्रीगेट सप्लाई यानी कि जितनी टोटल सारे फर्म्स इन द मार्केट में मिलकर के जितनी सप्लाई कर रहे हैं वो होती है एग्रीगेट सप्लाई, और जितने सारे बायर्स मिलकर के डिमांड कर रहे हैं वो होता है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई को अगर मैं एज एएस फंक्शन कहूंगी तो दिस इज द एएस फंक्शन, ये एएस फंक्शन है जहां पे यहाँ पे इनकम है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे मेरी आप देख सकते हो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई है, वाई एक्सिस पे एएस है, थोड़ा छोटा लिखा है, मैं वापस से क्लियर कर देती हूँ इसको। दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई है। ठीक है, ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये 45 डिग्री के एंगल पे एक इंक्लाइंड लाइन होती है एएस इक्वल्स टू वाई की, जो कि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर होती है। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे भी बताई है कि एएस जो होती है वो वाई के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बताइए, अगर आप देखो 30 अगर आपकी सप्लाई है तो यानी कि इनकम भी 30 की होगी, 50 की सप्लाई है तो इनकम भी 50 की होगी। ठीक है, ऐसी इकोनॉमी में हम मान के चलते हैं कि डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो हमेशा लेवल ऑफ इनकम को रिलेट करता है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है सी एंड वाई के बीच में, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है सी एंड वाई के बीच में। जैसे जैसे मेरा सी राइज करेगा यानी कि कंजम्पशन राइज करेगा, इनकम भी राइज करेगी। हालांकि एक मिनिमम लेवल ऑफ सी हमेशा होता है। जैसे सपोज करिए आप भी एज अ कस्टमर अपने आप को देखो कि अगर मान लो आज आपकी कोई कमाई नहीं है तो क्या आप बिना खाना पीना या बिना नेसेसरी मेडिकेशन से सर्वाइव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो दैट इज व्हाई हम ये मान के चलते हैं कि इवन इफ द पर्सन इज अर्निंग जीरो, इवन इफ ही डजंट हैव एनी इनकम, लेकिन उसका मिनिमम सी जरूर होता है। तो देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम लेवल ऑफ सी इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, वेदर यू आर अर्निंग और नॉट, इट डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 30 जो है वो मिनिमम सी है जब y 0 है। ठीक, तो ये एक अजम्पशन हमने लिया है, कुछ भी हो सकता है, ये हमने सिर्फ एक अज्यूम किया है सिर्फ इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे अगर मैं देखूं तो आपके पास आई फंक्शन, सी फंक्शन और एक कंबाइंड आई फंक्शन और सी फंक्शन भी आएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 20 की हम इकोनॉमी में मान के चलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर वाई ये है मिनिमम 30 का कंजम्पशन तो होगा ही होगा, ये अज्यूम हम करके रखते हैं। ये ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ वाई, ये सी मेरे पास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये एक मैंने अज्यूम किया है। अच्छा, इस ग्राफ से आपको पहले इस ग्राफ से आपको क्या पता चलता है कि ऑटोनॉमस आई 20 पे है, हर लेवल ऑफ इनकम पे, ऑल द लेवल्स ऑफ इनकम कम से कम इतना होगा ही होगा। ठीक है, एंड आई भी मेरा वाई से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे मैंने जैसा कहा कि सी राइज करता है जैसे जैसे वाई, ऑब्वियस है, देखो जब आपके पास जीरो इनकम है तब भी आप मिनिमम 30 की कंजम्पशन कर रहे हो, मिनिमम 30 का कंजम्पशन आप कर रहे हो। अब मान लो आपकी इनकम बढ़ती है तो ऑब्वियसली आपकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। जब आपके पास पैसे नहीं थे तो आप जितना मिनिमम हो सकता था सर्वाइव करने के लिए आप उतना खर्चा करते थे। जैसे जैसे पैसे आते हैं डिमांड बढ़ती है, दैट इज वाई सी राइज करता है जैसे जैसे वाई राइज करता है, इनकम राइज करेगी वैसे वैसे सी राइज करेगा। और आप नोटिस करो सी फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्या इंप्लाई करता है कि ये एक लीनियर फंक्शन है, सी जो है एक लीनियर फंक्शन है, तो ये मिनिमम लेवल ऑफ सी के बेसिस पे। अब मैं इसके आगे का आपको सी एंड आई का कंबाइंड एग्रीगेट डिमांड फंक्शन बताती हूँ। ये डायग्राम मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपको इसको समझने के लिए जैसे मैं आपके सामने बनाऊंगी तो ज्यादा अच्छा क्लियर हो पाएगा ये चीज। ये आपके लिए एक तरह से आप समझो नोट्स थे शॉर्ट में, जब आप रिवीजन करते हो एक रीडिंग देने के बाद तो आपको यहाँ से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इतने में आप अगर आप ये जितने ग्राफ बनाए जब क्वेश्चन आता है तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये ग्राफ बनाने हैं तो स्कोर 100 और 100, मेरे सारे स्टूडेंट्स अब तक 95 से नीचे किसी बच्चे ने नहीं लाया होगा
अब तक के रिकॉर्ड में, ठीक है। 16 ईयर्स हो गए मुझे पढ़ाते हुए इकोनॉमिक्स, 95 से नीचे कोई बच्चा नहीं लाया, 100 तो कई बच्चे लेकर गए। तो दैट इज आई एम टेलिंग यू कि आपको जब भी आप आंसर लिखते हो उसके साथ में ग्राफ जरूर अटैच करो, ठीक है। अब मैं आपको एक C&I का कंबाइंड एग्रीगेट डिमांड फंक्शन बताती हूँ। इसको हम कैसे बनाते हैं, देखो एक्स वाई, आपको पता है वाई ब्रैकेट में आप यहां लिखोगे इनकम और उतनी ही मेरी जीडीपी होती है, और यहां पे आप लिखो एक्सपेंडिचर विच इज C&I, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे कहा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम 20 जो हम पहले लेके चल रहे थे उसको ही मान लेते हैं, और मिनिमम मेरा जो C है वो 30 से शुरू होता है, मैंने आपको उस समय बताया था ये C फंक्शन है जो कि मिनिमम C जो है 30 से फंक्शन से शुरू होगा, ठीक है। और Y का हमको ये ऑलरेडी पता है कि ये 45 डिग्री के एंगल पे एक इंक्लाइंड लाइन होती है, अस्यूम कर लेना, लग तो नहीं रही है, 45 Y इक्वल्स टू AS इतनी होती है। तो अगर मेरा C+I एग्रीगेट डिमांड क्या होता है C+I, तो C में 20 जुड़ जाएगा, यानी कि 50 से ये शुरू हो जाएगा C+I, C 30 है, I 20 था, 30 + 20 50, 50 से आपका ये एक लाइन पैरेलल शुरू हो जाएगी C+I की, यानी कि विच इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड, ये ऐसे बनता है। तो आपको ये ग्राफ आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इट्स अ लाइन पैरेलल टू दिस थिंग, एंड अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताना। ऑटोनॉमस C मैंने लिया था 30, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको, ऑटोनॉमस I 20 लिया था, तो ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर 30 + 20 50 पे ये चलेगा ही चलेगा। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग ना। इक्विलिब्रियम जीडीपी या इक्विलिब्रियम इनकम क्या चीज होती है, अब मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे अब इक्विलिब्रियम जीडीपी या इक्विलिब्रियम इनकम को मैं कैसे देखिए, मैं ग्राफ बना करके आपको इसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। आप ग्राफ के साथ में टेबल अटैच करना, टेबल बुक में दे रखे हैं, तो मैं आपको एक बेसिक नॉलेज देती हूँ कि ये होता क्या है, फिर तो टेबल के साथ आप इजीली उसे बना ही लोगे। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे वाई जीडीपी इनकम, ये आपको पता है मैंने कई बार लिख दिया ये चीज, और यहाँ पे मैं एएस और एडी अप्रोच ले रही हूँ, एएस और एडी के हिसाब से मैं लेकर के चल रही हूँ, ठीक है। हमको पता है ये जो वाई है ये 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड लाइन है, ठीक है। और एडी क्या होता है C+I, मैंने आपको बताया था। अभी हम यही वाला अगर एग्जाम्पल लें, मान लीजिए ये 50 है, तो 50 से अगर मेरा एडी शुरू होता है तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो एडी आ गया मेरा C+I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो एडी C+I है, यानी कि जो मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर है उसमें मिनिमम C और मिनिमम I इंक्लूडेड होता है। मैंने एएस क्या लिया था 45 डिग्री के एंगल पे, कि इंक्लाइंड लाइन होती है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, ये हम शुरुआत के चैप्टर से अब तक यही करते आ रहे हैं। और इक्विलिब्रियम कहाँ स्ट्राइक करता है, इक्विलिब्रियम ये पॉइंट E पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट E पे हम अज्यूम कर लेते हैं, जैसे मेरा जब मैं वो बनाती हूँ टेबल, अभी दिखा देती हूँ आपको, कि मेरा जो मिनिमम एएस एडी है ये E पे 100 है, और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड होएगा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा, और ये भी 100 ही होएगा। जितना मैं मतलब जितना सप्लाई है उतनी डिमांड है, उतनी ही इनकम है, तो ये भी 100 पे, ये भी 100 पे। अब जैसे आप इसका टेबल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, वाई C+I और C+I ले लेती हूँ। इनकम मैं ले लेती हूँ 0 20 40 60 80 100 120 140, ठीक है, एकदम इक्वली ले लिया 20 की टेबल के अकॉर्डिंग। सी हम ले लेते हैं, मिनिमम 30 से शुरू होता है, फिर 30 40 50 60 70 80 90 100, सबसे इजी आपको ये बता रहे हैं। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम 20 का 20 ही मानते हैं, तो ये क्या होगा 30 + 20 50 60 50 60 70 80 90 100 110 120, ये टेबल बना करके और आप इसके साथ में ये अटैच कर सकते हो। सबसे इजी टेबल बताया जो कि इजीली आपको याद हो जाएगा, आपको कहीं से देखने की भी जरूरत नहीं है। तो AD 45 डिग्री की लाइन है, AS इक्वल्स टू AD आपको दिख रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट E पे स्ट्राइक किया है। OL उस समय इक्विलिब्रियम GDP है, इसको मैं L ले लेती हूँ, OL उस समय इक्विलिब्रियम GDP है, ठीक है। और उसके बाद में हमने और क्या देखा है यहाँ पे, कि जो प्रोड्यूसर्स है वो उतना ही प्रोड्यूस करेंगे जितनी उनके गुड्स की डिमांड है, यानी कि जितना हाउस होल्ड्स जो है दे विश टू बाय इन द इकोनॉमी, तो यानी कि इसके हिसाब से उनका जो डिजायर्ड एक्सपेंडिचर या आउटपुट होगा दैट विल बी इक्वल टू 100।
तो वो 100 से ही मैंने इसको लिया, तो इक्विलिब्रियम उसी के अकॉर्डिंग स्ट्राइक होगा, और जितने भी आउटपुट पे एज प्लान बाय द प्रोड्यूसर्स वो सारा का सारा बायर्स जो है वो बाय कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पार्ट. फाइन. नाउ क्या होगा अगर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा होगी? व्हाट विल हैपन इफ एएस इज मोर देन एडी? अगर एएस मोर देन एडी है तो क्या होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में एक्सीड कर जाएंगे. क्या होगा? सप्लाई जो है इट विल एक्सीड, सप्लाई ज्यादा होगी गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी में, ठीक है, देन डिमांड. सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, इसका मतलब एज अ रिजल्ट क्या होगा कि गुड्स जो है वो अनसोल्ड रहेंगे. तो एज अ रिजल्ट अनसोल्ड स्टॉक जो है वो हमारे पास में इकट्ठा हो जाएगा. अनसोल्ड स्टॉक इकट्ठा हो गया, ठीक है. एएस सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम, तो एज अ रिजल्ट अनसोल्ड स्टॉक इकट्ठा होगा. अगर अनसोल्ड स्टॉक इकट्ठा होगा तो जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो कम प्रोड्यूस करने लगेंगे. उसकी वजह से क्या हो गया? कट हो जाएगा, कट इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. मतलब प्रोड्यूसर्स जो है अपनी सप्लाई को कट डाउन कर देंगे, अपना जो प्रोडक्शन है उसको कट डाउन कर देंगे. कट इन प्रोडक्शन लिख देते हैं. प्रोडक्शन क्यों कम करेंगे? ताकि जो आपको उनके पास जो अनसोल्ड स्टॉक है वो उसको क्लियर कर सके पहले, ठीक है. तो उन्होंने कट कर दिया प्रोडक्शन में. कंसिक्वेंटली क्या होगा कि एग्रीगेट सप्लाई जो है इट वुड रिड्यूस. एग्रीगेट इसकी वजह से क्या होगा? इसके आगे यहां से करिए. सो देयरफॉर एग्रीगेट सप्लाई विल रिड्यूस and will become equal to aggregate demand. तब तक वो और ज्यादा नहीं प्रोड्यूस करेंगे जब तक उनकी सप्लाई जितनी वो कर रहे हैं डिमांड के बराबर में नहीं होता. तो ऐसे एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो अपने आप को एडजस्ट करती है अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट डिमांड. तो ब्रीफली हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम ऐसे हम रिस्टोर करते हैं. सिमिलरली सेकेंड थिंग अगर मैं इसमें देखूं कि अगर मान लीजिए ये तो हमने लिया था कि एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से. अब अगर मान लीजिए एक और कंडीशन लेती हूँ, जब एग्रीगेट सप्लाई कम होगा एग्रीगेट डिमांड से तो क्या होगा? मैंने क्या कहा? एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड, ठीक है. तो क्या होगा कि उल्टा सब कुछ, ठीक है. सप्लाई कम है डिमांड से, तो हमारे पास में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि जो एक्सटेंडिंग हम प्रोड्यूसर्स जो हैं वो स्टॉक को एक्सटेंड करना शुरू कर देंगे. द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर्स दे वुड बी, जितना एग्जिस्टिंग स्टॉक है दैट विल बी सोल्ड आउट. एग्जिस्टिंग स्टॉक विल बी सोल्ड आउट. कुछ भी उनके पास नहीं बच रहा है, एग्जिस्टिंग स्टॉक सारा का सारा खत्म हो गया है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स के पास में. तो प्रोड्यूसर्स को क्या होगा? दे विल सफर लॉस. कैसे लॉस सफर करेंगे? अनफुलफिल्ड डिमांड. सफर लॉस इक्वल टू अनफुलफिल्ड डिमांड. जितनी डिमांड वो पूरी नहीं कर पाए उतना वो लॉस सफर कर रहे हैं. दे विल सफर लॉस इक्वल टू द अनफुलफिल्ड डिमांड ऑफ द कस्टमर्स. तो उसको रीबिल्ड करने के लिए वो लोग अब क्या करेंगे? प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे. तो प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तब तक करेंगे जब तक एएस इक्वल्स टू एडी नहीं हो जाता, तब तक वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे. तो ऐसे एएस जो होता है वो एडी को कवर करता है. अब हमारी सेकेंड सिचुएशन होती है जब एस इक्वल्स टू आई अप्रोच होता है. सेविंग्स हमने पढ़ा है कि सेविंग्स जो होता है दैट इज अ फंक्शन ऑफ वाई. सेविंग्स इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो एस एंड वाई, सेविंग्स एंड इनकम, ये दोनों पॉजिटिवली रिलेटेड होती हैं. हालांकि लोअर लेवल ऑफ इनकम पे एस जो है वो नेगेटिव हो सकती है. एंड क्योंकि लोअर लेवल ऑफ इनकम पे कंज्यूमर जो होता है वो खर्चे ज्यादा करता है. जब मेरी इनकम कम है, मान लो मेरी इनकम 20 रुपए है और मैंने मिनिमम कंजम्पशन अपना 30 मान के चला है, तो इन दैट केस मेरे पास -10 यानी कि नेगेटिव सेविंग्स है. तो मेरे पास कुछ पैसे बचेंगे ही नहीं, उल्टा उधार लेना पड़ेगा अपने रोजमर्रा की नेसेसरीज को पूरा करने के लिए. तो एस बिकम्स नेगेटिव टू द एक्सटेंट ऑफ सी इज मोर देन वाई. जब तक जितना कंजम्पशन मेरा इनकम से ज्यादा होगा तब तक मेरा जो सेविंग्स है वो नेगेटिव होगा. इन्वेस्टमेंट जैसा कि हमने पहले भी करा है कि ये ऑटोनॉमस आई होता है. तो इक्विलिब्रियम जीडीपी को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे जब एस और आई अप्रोच के साथ में? देखो इसको थोड़ा नीचे तक हमें ग्राफ को बनाना पड़ेगा. ये ग्राफ आप अच्छे से समझना, बाकी तो आपको फिर जो मैं समझा रही हूँ वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. हमेशा पूछ सकते हो. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो. ये वाई है, ठीक है. यहाँ पे मैं ले रही हूँ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, INV लिख रही हूँ, S एंड I लिख देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा. ये वाई एक्सिस है, ठीक है. जैसा मैंने कहा मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है I, वो हम पहले भी कर रहे थे कि ये 20 का है,
ठीक है। और मेरी सेविंग्स ऑब्वियसली मान लो कि ये 100 ले लेती हूँ मैं पॉइंट, ठीक है। 100 पे इक्विलिब्रियम स्ट्राइक होगा, ये मेरा एस फंक्शन चल रहा है और ये मेरा -30, क्योंकि आपको पता है कि मिनिमम 30 रुपए का कंजम्पशन मैं कर ही रही हूँ। तो मेरी इनकम अगर कुछ भी नहीं है, इनकम इसके बराबर नहीं है, तो मिनिमम 30 का मेरा जो खर्चा होता है वो होता ही होता है। इक्विलिब्रियम मेरा जीडीपी, अगर ओटी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसको मैं ओ ले लेती हूँ और इसको मैं टी ले लेती हूँ। ओटी इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे मेरा मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 है और मेरा मिनिमम खर्चा जो है वो 30 का है ही है और जीडीपी 100 है इस समय। ओटी पे मेरा जीडीपी जो है वो 100 है। तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो होता है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन आउटपुट इज इक्वल टू प्लान्ड आउटपुट, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई के बराबर में किसी भी इकोनॉमी में। इवन व्हेन एंटायर इनकम जो है हाउस होल्ड की, वो आप एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट नहीं करते हो, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर होता है, हम सेविंग्स के टर्म में थोड़ा बहुत पैसा रखते ही हैं अपने पास में, तो वो कॉम्पेंसेट हो जाता है। किस चीज से कॉम्पेंसेट होता है? बाय द गेन ऑफ एक्सपेंडिचर। जितना मैंने एक्सपेंडिचर किया बाय द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना मैंने इन्वेस्ट किया उसके बदले में मैं गेन करूंगी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होते हैं दोनों इक्वल हो जाते हैं, या प्लान्ड आउटपुट एंड प्लान्ड एक्सपेंडिचर या प्लान्ड आउटपुट जो होता है वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। ऑन एक्सपेंडिचर ऑन प्लान्ड आउटपुट एंड प्लान्ड आउटपुट दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोई अनवांटेड या अनडिजायर्ड स्टॉक मेरे पास में नहीं रहता है। तो लेवल ऑफ इनकम या जीडीपी जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। अगेन हम दो चीजें इसके अंदर कर सकते हैं, एक तो व्हेन एस इज मोर देन आई एंड सेकेंड थिंग इज व्हेन एस इज लेस देन आई। मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ, इन केस ना समझ में आए तो आप मुझे बताना, मैं इसको शॉर्ट में आपको नोट्स के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दे दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है, जब सेविंग्स ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, ठीक। अब व्हेन एस इज मोर देन आई, तो ये वो सिचुएशन होता है जब एक्सपेंडिचर फॉल करने लगेगा इकोनॉमी में, क्योंकि लोग सेविंग्स में ज्यादा खर्चा वो कर रहे हैं, मतलब बिलीव कर रहे हैं, तो अपना पैसा बचा रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर जो है इज मोर देन द राइज इन द एक्सपेंडिचर थ्रू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वो कम कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली क्या होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो होगा इकोनॉमी में वो लेस होने लगेगा, उससे भी कम जितना प्लान्ड आउटपुट उन्होंने सोचा था। कुछ आउटपुट जो है वो अनसोल्ड रह जाएगा, तो प्रोड्यूसर्स जो है अनडिजायर्ड स्टॉक होंगे। फिर वही चीज वापस होगी, अपनी स्टॉक को क्लियर करने के लिए वो लोग लेस आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। लेस आउटपुट का मतलब लेस इनकम, लेस इनकम का मतलब लेस सेविंग्स, लेस सेविंग्स का मतलब ये तब तक चलता रहेगा जब तक फिर से एस इक्वल्स टू आई नहीं हो जाता और इक्वलिटी एस और आई के बीच में नहीं इस्टेब्लिश हो जाती है। सिमिलरली अगर सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, देन अगर एस इज लेस एंड आई इज मोर, तो ये वो सिचुएशन होती है जब फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रू एस वो कम है, देन राइज इन एक्सपेंडिचर थ्रू आई। तो अकॉर्डिंगली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमी में वो ज्यादा होगा, यानी कि प्लान्ड आउटपुट से के कंपैरिजन में भी ज्यादा है। तो डिमांड जो है वो इट इज अ सिचुएशन ऑफ मोर डिमांड दैन सप्लाई। तो जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनको लॉस होगा अनफुलफिल्ड डिमांड का, तो उसकी वजह से वो लोग और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। अगर जब वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो हायर आउटपुट इंक्रीज किया तो इसका मतलब इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि हायर सेविंग्स आप कर पाओगे, और ये तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक आप एस इक्वल्स टू आई पे नहीं पहुंच जाते। यहाँ पे भी इक्वालिटी जो है एस और आई के बीच में रिस्टोर होनी जरूरी होती है। बट ये चीज आप ध्यान रखना, ये सब शॉर्ट पीरियड में होता है। तो शॉर्ट पीरियड, टू सेक्टर और क्लोज इकोनॉमी ले रहे हो, और एएस परफेक्टली इलास्टिक। आप ये तीन अजम्पशंस इसमें हमेशा लेके चलते हो। पहली बात आप शॉर्ट पीरियड में चल रहे हो, दूसरी बात आप टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी ले रहे हो, और तीसरी बात आपकी सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है। नेक्स्ट वीडियो जो कि मोस्ट प्रोबेबली या तो कल तक मैं अपलोड करती हूँ, उसमें आपको कैसे आपका शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, और उसके साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम करेंगे। सिर्फ एक छोटा सा पार्ट रह गया है इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स, और मल्टीप्लायर इफेक्ट तो इस बार सिलेबस से कट हो गया, बट स्टिल आई वुड प्रेफर कि मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ अच्छे से। ओके फाइन। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन क्लियर है, देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करो ताकि जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता चल जाए। इन शॉर्ट मैंने आपको नोट्स दिए हैं, जो बोर्ड पे मैंने लिखा था उसको एक्सप्लेन किया है। कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में जो मेरा एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसके साथ में नोट्स अटैच कर दूंगी। ओके सो अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आए तो भी, और नहीं पसंद आए तो भी कमेंट करके बताओ, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट इन फ्यूचर। मैं अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकूं। फाइन, ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे।